नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कांग्रेस का पाप पार्ट 2 लेकर आए हैं। ये तो आप जानते हैं कि इनके पापों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन कुछ ऐसे पाप इन्होंने किए हैं जो ज़्यादा चर्चित नहीं हो सके, जिन्हें अधिकांश जनता आज भी नहीं जानती है। तो ऐसे ही कुछ कांग्रेस की तानाशाहियों पर आज हम चर्चा करेंगे, जो आपने शायद ही पहले सुनी हो। पहला किस्सा है महाराष्ट्र का। 1978 में शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। वो उस समय कांग्रेस के बड़े सक्रिय नेता थे। शरद पवार सत्ता मिलने के बाद खुद को हाईकमान से ऊपर समझने लगे थे, मतलब थोड़ी अकड़ आ गई थी, जैसा कि अमूमन कांग्रेस के सभी नेताओं में पाई जाती है। उसी समय संजय गांधी मुंबई आए। संजय गांधी मुंबई हर हफ्ते जाते थे। बताया जाता है कि वहाँ की कई फिल्मी तारिकाओं से उनके मधुर संबंध थे, तो उनसे मिलने जुलने का सिलसिला चलता रहता था। शरद पवार से पहले जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे, वो संजय गांधी के हर दौरे पर उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते थे, स्वागत करते थे। संजय गांधी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो मुंबई पहुंचे और शरद पवार एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने नहीं आए। संजय गांधी जब वापस दिल्ली गए तो अपनी माताजी से उन्होंने विचार विमर्श किया। फिर शरद पवार को तुरंत दिल्ली दरबार बुलाया गया। उसके बाद शरद पवार और इंदिरा गांधी की क्या बातचीत हुई यह तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन उधर शरद पवार विमान में बैठकर दिल्ली से मुंबई जा रहे थे। इधर विविध भारती पर समाचार प्रकाशित हुआ कि अभी अभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कानून व्यवस्था का ठीक से पालन नहीं होने के कारण महाराष्ट्र की अपनी ही सरकार को बर्खास्त कर दिया है। शरद पवार जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तब उन्हें पता चला कि वह मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये थे तानाशाह संजय गांधी और उनकी तानाशाह मां इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 12 साल में 35 बार और बाद के 5 साल 1980 से 84 में 15 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश में 50 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया, लेकिन गुलामों के लिए तानाशाह तो मोदी हैं। और नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, ये सब लोकतंत्र के सच्चे रक्षक हैं। तो चलिए अब दूसरा किस्सा बताते हैं। ये बात इमरजेंसी के दौरान की है, जब सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे संजय गांधी के खास और राइट हैंड कहे जाने वाले विद्याचरण शुक्ल। असल में उस वक्त इंदिरा गांधी सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया था, जिसका प्रचार प्रसार किया जाना था। टीवी यानी दूरदर्शन और रेडियो पर इन कार्यक्रम के प्रचार के लिए जिन बॉलीवुड कलाकारों से सहयोग लिया जाना था, उनमें किशोर कुमार भी शामिल थे। किशोर कुमार की आवाज़ की लोकप्रियता से तो सभी वाकिफ हैं। मंत्रालय के तत्कालीन ज्वाइंट सेक्रेटरी ने किशोर कुमार से संपर्क करके संदेश दिया कि सरकार की अपेक्षा है कि उसके कार्यक्रम के प्रचार के लिए किशोर अपनी आवाज़ देकर सहयोग करें, लेकिन किशोर कुमार ने इनकार कर दिया। सेहत से जुड़े कारण बताते हुए किशोर ने सरकार का प्रचार नहीं किया। किशोर कुमार की ये प्रतिक्रिया उन्होंने अपने बॉस के सामने कड़े शब्दों में बयान की और बॉस ने मंत्री शुक्ल से बातचीत की और आखिरकार नतीजा ये हुआ कि विद्याचरण शुक्ल के आदेश पर किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित न किए जाने का आदेश दे दिया गया। साथ ही जिन फिल्मों में किशोर कुमार बतौर अभिनेता दिखे, उनके प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई। यही नहीं, किशोर कुमार के गानों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी गई थी। किशोर कुमार पर इतने सख्त प्रतिबंध के पीछे संजय गांधी की भूमिका क्या थी? पहली बात तो यही थी कि इस फैसले को शुक्ल का आदेश माना गया था और शुक्ल बगैर संजय के इशारे के इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे। दूसरी बात कि इस फैसले के पीछे संजय गांधी ही थे, क्योंकि संजय ने यह एक्शन अपना एक हिसाब बराबर करने के लिहाज से करवाया था। 4 मई 1976 से इमरजेंसी तक किशोर कुमार पर लगाए गए इस बैन के पीछे एक प्रमुख कारण था मुंबई में कांग्रेस की एक रैली। संजय गांधी चाहते थे कि उस रैली में किशोर कुमार परफॉर्म करें, लेकिन किशोर कुमार ने इनकार कर दिया था। किशोर कुमार के इनकार से संजय बेहद नाराज थे।
पार्टी के कार्यक्रम के चलते वह सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते थे, इसलिए सरकार के विरोध का आरोप लगाने का पूरा एपिसोड रचा गया और किशोर कुमार को सबक सिखाने की कवायद की गई। अब आपको सबसे विचित्र और अविश्वसनीय किस्सा बताते हैं, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि कांग्रेस आज जो कुछ भी कर रही है वो उसे विरासत में मिला है। देश के लोकतंत्र को कांग्रेस ने हमेशा अपने पैरों की जूती समझ के रखा था। इंदिरा गांधी की रीढ़ थे उनके मनबड़ कुपुत्र संजय गांधी। उनके बिना कांग्रेस तो छोड़ो, सरकार में भी पत्ता तक नहीं हिलता था। कांग्रेस में उनका कोई पद नहीं था, मगर उनकी ऐसी तूती बोलती थी कि सभी नेताओं की उनके सामने सिट्टी पिट्टी गुम रहती थी। क्या मंत्री, क्या संतरी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी जी हुजूरी में सर झुकाए हुए खड़े रहते थे। एक प्रसिद्ध वाक्य है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का, जो उनकी चप्पल उठाकर स्टेज पर रखाए थे। उनका हर शब्द फरमान होता था। वो इतने महत्वपूर्ण थे कि प्रधानमंत्री न होते हुए भी 1975 के आपातकाल के समय पीएमओ सीधे उन्हें ही रिपोर्ट करता था। मीडिया की पूरी सेंसरशिप उन्हीं के कंट्रोल में थी। अब सुनिए आपातकाल के समापन के समय का वो किस्सा। कभी भी संसदीय लोकतंत्र के समर्थक नहीं रहे संजय गांधी ने गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में अपनी मां से पदभार ग्रहण करने का आग्रह किया था। 1976 के अंत में जब आपातकाल की भयावहता, जबरन नसबंदी और झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन अभियान, जिसने अनकहा दुख ला दिया था, चरम पर थी और इंदिरा गांधी ने संदेह और डर से घिरकर चुनाव करवाने का फैसला किया था, तो संजय ने इस कदम का कड़ा विरोध किया था। वह चाहते थे कि आपातकाल जारी रहे। वह कम से कम 35 सालों तक आपातकाल लागू करने के पक्ष में थे। इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर जेल में डाल दिया गया था। 1976 के आखिर आते आते संजय गांधी ने संविधान बदलने का मन बना लिया और तय किया कि अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी राष्ट्रपति सरकार के मुखिया होंगे। हालांकि इंदिरा गांधी को संविधान बदलने वाला आइडिया ज़्यादा समझ में नहीं आया और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा। द इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं कि 1976 के मध्य में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस नेता डीके बरुआ, रजनी पटेल और सिद्धार्थ शंकर रे से इस मसले पर राय मांगी। इन तीनों ने इंदिरा गांधी को एक दस्तावेज सौंपा जिसमें सुझाव दिया गया था कि संविधान को नई संविधान सभा में ले जाकर भारत में राष्ट्रपति शासन प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव लाया जाए। इस दस्तावेज को AR एंटुले ने तैयार किया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम गोपनीय रखा था। चौधरी लिखती है कि डीके बरुआ ने खुद इस दस्तावेज को लीक कर दिया और यह संजय गांधी और उनके करीबियों के हाथ लग गया। संजय के कुछ करीबियों ने मौजूदा संसद को संविधान सभा में बदलने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत में सीधे राष्ट्रपति का चुनाव हो और भारतीय राष्ट्रपति के पास अमेरिकी राष्ट्रपति के मुकाबले कहीं ज़्यादा शक्तियां हों। राष्ट्रपति से पूछताछ और जांच का कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं होगा, न जनता, न नेता, न सुप्रीम कोर्ट। नीरजा चौधरी लिखती हैं कि संजय गांधी और उनके करीबियों ने इंदिरा पर दबाव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार की विधानसभा में इसके पक्ष में प्रस्ताव भी पारित करवा दिया। इससे इंदिरा खासी नाराज हो गई। चौधरी लिखती हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि संजय की चली होती तो वह संविधान बदल देते और खुद राष्ट्रपति बन जाते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि संजय गांधी चाहते थे कि चुनाव से ही हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। जिस वक्त संविधान को बदलने की बात चल रही थी, उस वक्त संजय गांधी के करीबी बंसी लाल ने इंदिरा गांधी के चचेरे भाई BK नेहरू से कहा था कि चुनाव जैसी बेवकूफ़ियों से छुटकारा पाइए, बस हमारी बहन इंदिरा को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बना दीजिए, उसके बाद तो कुछ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
जब 1977 की शुरुआत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपातकाल हटाने पर विचार करने लगी थी, तो संजय उनसे नाराज हो गए थे। यहाँ तक कि वे इस मुद्दे पर अपनी मां से झगड़ भी लिए थे। वे चाहते थे कि आपातकाल के दौरान देश में जैसी स्थितियां बनी हैं वैसी ही बनी रहें, और जिस तरह उनकी पार्टी कांग्रेस सत्ता में है उसी तरह से बरसों बरस वो सत्ता में रहे। लेकिन इंदिरा गांधी जानती थी कि देश की जनता और अन्य नेता इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत बदनामी होगी। अब आप समझ सकते हैं कि आज कांग्रेस जो चिल्ला रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार आएंगे तो फिर देश में चुनाव नहीं होगा, फिर लोकतंत्र खत्म करके एक तंत्र का शासन स्थापित कर देंगे, संविधान बदल दिया जाएगा, फिर मोदी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहेंगे, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। यह सारी बातें कांग्रेस का एजेंडा रही हैं। यह उनके चाचा की योजनाएं थी जो फलीभूत न हो सकी। आज उसी अनुभव को लेकर कांग्रेस नरेंद्र मोदी के लिए चिंतित है। उसे नहीं पता कि ऐसे घृणित और कुत्सित विचार सिर्फ गांधी परिवार के मन में ही आ सकते हैं। अपने पापों का हिसाब उन्होंने अपने जीवन से चुकाया है, इससे बड़ा प्रमाण कोई और क्या होगा। अब आखिरी में आपको धृतराष्ट्र बनी इंदिरा गांधी का डरा हुआ कमजोर व्यक्तित्व भी देख लेना चाहिए। वैसे तो इंदिरा गांधी जीवन में कई झटके झेल चुकी थी, लेकिन 1977 की हार वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और डिप्रेशन में चली गई। 4 दिनों तक अकेले कमरे में बंद रही, ना तो किसी से मिली और ना किसी से बातचीत की। उन्होंने संजय गांधी के संविधान बदलने और राष्ट्रपति बनने के प्रस्ताव को ठुकराकर इमरजेंसी खत्म की और इस गलत सूचना के आधार पर चुनाव करवाया कि जनता में उनके लिए बहुत उत्साह है, वो फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन बदले में इतनी जबरदस्त हार से उन्हें सदमा लग गया। इंदिरा गांधी को अपने परिवार की चिंता सता रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन्हें संजय गांधी की थी, जिन्हें इमरजेंसी के विलेन के तौर पर पेश किया जा रहा था और उन्हें कुछ भी हो सकता था। हार के ठीक बाद इंदिरा गांधी ने अपनी दोनों बहुओं सोनिया और मेनका गांधी को पोते पोती राहुल और प्रियंका के साथ पहाड़ में अपनी दोस्त सुमन दुबे के घर भेज दिया, जबकि बड़े बेटे राजीव गांधी को मुंबई किसी प्राइवेट प्लेन की व्यवस्था करने के लिए भेजा ताकि परिवार को भारत से बाहर भेजा जा सके। नीरजा चौधरी लिखती हैं कि राजीव के गुपचुप प्राइवेट प्लेन का इंतजाम करने की जानकारी आईबी के एक अफसर वीवी नागरकर को लग गई और उन्होंने सरकार को बता दिया। इसके बाद जयप्रकाश नारायण और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके परिवार को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। उस मुलाकात में इंदिरा गांधी ने कहा कि अब मैं रिटायर होकर अपना वक्त पहाड़ों में बिताना चाहती हूँ। मुझे बस एक गारंटी चाहिए कि संजय को कोई नुकसान नहीं होगा। कितना भयावह झूठ बोला था इंदिरा ने। वो रिटायर होकर पहाड़ों में अपना बाकी का समय बिताना चाहती हैं। गांधी परिवार का कोई सदस्य जीते जी सत्ता से दूर हो गया हो, ऐसा कोई उदाहरण मिल ही नहीं सकता। वो तो पैदा होते ही हैं सत्ता संभालने के लिए। नीरजा चौधरी लिखती हैं कि ठीक इसी वक्त सियासी गलियारों में चर्चा थी कि राजीव गांधी और सोनिया अपने बच्चों राहुल व प्रियंका के साथ भारत छोड़कर इटली जाने की फिराक में थे। मतलब इस हार के बाद पूरा परिवार डर के मारे विदेश भागने के चक्कर में था, क्योंकि ऐसे कुकर्म किए गए थे इमरजेंसी के समय में कि उन्हें पता था कि इन सब की सजा सबको मिलेगी। अभी 4 दिन पहले दीपक चौरसिया ने यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि 2004 में कांग्रेस की सोनिया गांधी की सरकार आते ही उन्हें डीडी न्यूज से निकाल दिया गया था। और अकेले दीपक चौरसिया नहीं, करीब 100 राष्ट्रवादी पत्रकारों को रातों रात दूरदर्शन से टारगेट करके निकाला गया था। और आज कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मीडिया को आज़ादी देने का ढिढोरा पीट रही है। कांग्रेस को हमेशा से राष्ट्रवादी पत्रकारों से ही नहीं, बल्कि वे सभी चीजें जो राष्ट्रवाद से जुड़ी हों उन सब से नफरत है, नफरत रही है। रातों रात 100 पत्रकारों को एक साथ दिल्ली दूरदर्शन से निकाल देना कांग्रेस के तुष्टीकरण मानसिकता को दर्शाती है। रवीश कुमार और अभिसार शर्मा जैसे लोग कांग्रेस के पसंद हैं, जो दिन रात उनका गुणगान करें। लेकिन याद रखिए, जनता किसी को उसके कर्मों की सजा दे पाए या न दे पाए,
परंतु ईश्वर तो सब देखते रहते हैं। उन्होंने हमेशा कांग्रेस के पाप के घड़े को समय आने पर फोड़ ही दिया है। यह दौर भी बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, यकीन मानिए। देश का विनाश करने वालों का अंत निकट है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।